हेलो एवरीवन। मैं हिना शर्मा। हम कर रहे हैं यूजीसी रीनेट सितंबर 2024 का क्वेश्चन। पहले जून में हुआ, फिर रीनेट कराया गया सितंबर में। ठीक है, उसका ये इसके पिछले क्वेश्चंस मैं 2 पार्ट्स में करा चुकी हूँ, जिसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। अभी हम 116 से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, डबल टैक्सेशन रिलीफ इन इंडिया से रिलेटेड सेक्शंस आपको बताने हैं, जो आपका है 90 एंड 91। तो आपका एक होता है 90 एंड 90A, ये दोनों आपके यूनिलेटरल से रिलेटेड हैं, और जो 91 है आपका बायलेटरल से रिलेटेड है। ठीक है, ये दोनों, तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग किस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो ये आपका सोशियो कल्चरल से रिलेटेड है। बाकी आप पढ़िए पॉलिटिकल, इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक। इसमें एटीट्यूड का कोई वर्ड आपने नहीं सुना होगा, इसे पहचानना थोड़ा ठीक इजी था। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड्स किस मार्केट से रिलेटेड है, ये इंस्ट्रूमेंट है और ये मार्केट, ये डेरिवेटिव मार्केट से रिलेटेड है। सर्टिफिकेट्स आपका मनी मार्केट से रिलेटेड है। तो ए का थर्ड एंड बी का वन, ए का थर्ड यहाँ कहीं नहीं दे रखा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, ए का थर्ड एंड बी का सेकंड। एफपीओ आपका है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, ये आप स्टॉक मार्केट में करते हैं। ये आप करते हैं स्टॉक मार्केट में। आईपीओ है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और ये करते हैं आप प्राइमरी मार्केट में। तो डी का वन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनरीली इज रिपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ फॉलोइंग इन द पीरियड व्हेन। रेवेन्यू हुआ है तो उसे हम कब मान लेंगे कि रेवेन्यू हुआ है, जब सेल हुई है तभी मान लेंगे। कैश कलेक्ट होगा बाद में, सेल के बाद नहीं। प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस कर लिया तभी सेल मान लेंगे, नहीं। प्रॉफिट जब कैलकुलेट करेंगे तब मानेंगे सेल, नहीं। जब आपने सेल कर दिया तो हम क्यों, क्योंकि हम उस वक्त ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड कर लेते हैं, अगर क्रेडिट सेल हुई है तो उसको क्रेडिटर्स में डाल देंगे, सॉरी डेटर्स में डाल देंगे। क्रेडिटर्स में नहीं, डेटर्स में, क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो हमारा पैसा डेटर्स से आने वाला होता है। ठीक है, और कैश होगा तो कैश सेल्स में डाल देंगे। इन केस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, किसी व्यक्ति की परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है, तो इंडिविजुअल ट्रेट, उस व्यक्ति के अपने ट्रेट, उसका बिहेवियर, उसकी नॉलेज, और उसने क्या रिजल्ट अचीव किया, इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। इस चीज़ पे फोकस करेंगे। टेक्नोलॉजी से उसका कोई एज सच मतलब नहीं है, जो कि फर्स्ट पॉइंट में आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस बताना है। देखिए सबसे पहले आप टारगेट पॉपुलेशन लेंगे, फिर उसमें से सैम्पलिंग फ्रेम लेंगे कि उस पॉपुलेशन में से भी आपको पर्टिकुलर कहाँ से अपना सैंपल लेना है। फिर देन आप सैम्पलिंग टेक्निक के आपको प्रोबेबिलिटी वाले मेथड्स यूज़ करने हैं या नॉन प्रोबेबिलिटी वाले मेथड यूज़ करने हैं। उसके बाद आप देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी इंक्लूडेड इन द स्टडी, हाइट, वेट, उनका कलर, एज, या उनकी आदतें, क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है। एंड लास्ट में आप देखेंगे इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड आपका सैम्पलिंग प्रोसेस हो जाएगा, जब ये सारी चीज़ें आपकी डिसाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइस एडेप्टेशन स्ट्रेटेजी। प्राइस एडेप्टेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है? प्राइस एडेप्टेशन स्ट्रेटेजी में कौन कौन सी चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे, तो ये सारी लिस्ट जो मैंने यहाँ गूगल से ली है, इन सब चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं। देखिए इसमें होगा प्राइस डिस्काउंट, जब हम किसी को देते हैं ज्योग्राफिकल बेसिस पे। कोई एरिया, जैसे दूध है, अगर दिल्ली में मानिए बन रहा है और पास में गाजियाबाद है, वहाँ जा रहा है, तो वो कम पैसे चार्ज करेंगे, एक्स्ट्रा जो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वही दिल्ली से पहाड़ों में जा रहा है, क्योंकि तो वहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा खर्च हो सकता है, तो वहाँ पर उसका रेट ज़्यादा मिल सकता है हमें। ठीक है, और डिफरेंशिएटेड प्राइजेस, डिफरेंशिएटेड प्राइजेस हो गई, ये चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। और बाकी ये सब यहाँ लिस्ट में दिए हुए, इन सबको सीजनल, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, प्रोडक्ट मिक्स, डिस्क्रिमिनेटरी वगैरह, जिसमें यही इन्हीं को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं? तो देखिए राइट टू इनकम होगा, डिविडेंड भी मांगेंगे, थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग का भी है, और राइट टू लिक्विडेशन भी है, एंड प्रीएम्प्टिव राइट्स भी हैं। प्रीएम्प्टिव राइट्स, सॉरी, राइट टू क्लेम डिविडेंड, क्लेम डिविडेंड नहीं है, क्योंकि लास्ट में होता है ना, डिविडेंड का नहीं है, सॉरी, डिविडेंड नहीं है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स को क्या है, बचा हुआ जो होगा तो ही डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नहीं भी मिले, ऐसा भी हो सकता है।
प्रेज़ेम्पटिव राइट्स हमारे क्या होते हैं? प्रेज़ेम्पटिव राइट्स इसमें एक नया पॉइंट है, तो प्रेज़ेम्पटिव राइट्स हमारे क्या होते हैं? एंटी डिसोल्यूशन राइट्स रेफर्स टू द राइट अवेलेबल टू शेयरहोल्डर टू मेंटेन देयर ओनरशिप स्टेक बाय गिविंग देम द चांस टू बाय प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट इन देयर एडिशनल इश्यूएंस टू ऑफ द कॉमन स्टॉक। जब फ्यूचर में कोई भी फिर से स्टॉक रेज़ होंगे, जो बिकने होंगे, तो उन्हें वो खरीद सकते हैं शेयर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट विद इन व्हाट एन इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द लाइफ एंड द लिबर्टी अगर की बात है कि लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड चैलेंज है, उसकी इन्फॉर्मेशन मांगी तो 48 आवर्स में उनको देनी होती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में ये कहा गया है। जब द फॉलोइंग आर पार्टिसिपेंट्स इन दी टी बिल, मतलब ट्रेजरी बिल है, कौन कौन इंक्लूड हो सकता है? इसमें सभी इंक्लूड हो सकते हैं। रिजर्व बैंक तो है ही कि उसके जरिए गवर्नमेंट से परचेज कराती है, बैंक से बैंक भी परचेज कर सकता है, फॉरेन बैंक भी, प्रोविडेंट फंड वाले भी और कॉर्पोरेट सभी इसको परचेज सेल कर सकते हैं, इसके पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। अरेंज द स्टेप ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। कैपिटल बजटिंग देखिए, सबसे पहले बी में क्या लिखा हुआ है? परफॉर्मेंस रिव्यू, ये सबसे लास्ट का होगा। ठीक है, इससे भी हमें पता चल सकता था क्योंकि और किसी में है ही नहीं ये। परफॉर्मेंस रिव्यू तो लास्ट में ही करेंगे ना। देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मार्केट में हमारे लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज उन्होंने आइडेंटिफाई किया, फिर उसमें से सैम्पलिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, उसमें से देखेंगे कौन सा वक्त नेक्स्ट है, फिर डिसीजन मेकिंग करेंगे और प्रिपरेशन फिर कर लेंगे कैपिटल बजट की। देखिए, ये रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स से कह सकते हैं इसको कि ये जॉइंट अकरेंस ऑफ इवेंट क्या है। जॉइंट अकरेंस ऑफ इवेंट क्या है? जॉइंट अकरेंस ऑफ इवेंट है कंपाउंड इवेंट कहते हैं, दोनों साथ में होंगे, कंपाउंड है। बी का वन, बी में है आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आइटम में से हो सकता है, तो वह कलेक्टिव एग्जॉस्टिव इवेंट। सी है वन ऑफ द इवेंट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अकर इन द प्रेफरेंस ओवर द अदर। एक ही होगा, दूसरा नहीं आ सकता। तो ये हो गया आपका इक्वली लाइकली एंड अकरेंस ऑफ वन इवेंट इम्प्लाइज वन इवेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि दूसरा नहीं होगा, तो इसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। डी का फोर्थ होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्री कंडीशन ऑफ काई स्क्वायर। काई स्क्वायर आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, पहले तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। इसमें क्या आपको पता है प्री कंडीशंस कौन सी हैं? तो प्री कंडीशंस में जो करेक्ट पहले दिया हुआ है, हाँ, दिया वो ये, डेटा शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इन परसेंटेज एंड रेशो में नहीं होना चाहिए, परसेंटेज रेशो में नहीं होना चाहिए, नंबर्स में होना चाहिए। अगला का ये ट्रू है, ठीक है, ये कंडीशन है उसकी। अब ये जो बाकी तीन दिए हैं ये नहीं है, तीनों में क्या क्या मिस्टेक है? देखिए, यहाँ पर तो कहा है कि 100 ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, 100 नहीं, एटलीस्ट 10 ही होनी चाहिए, एंड नॉट भी रैंडमली है, तो ये नॉट नहीं आएगा, रैंडमली ही सिलेक्ट हुआ हुआ डेटा होता है। ऑल द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इज इन अ सैंपल शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट, तो ये भी यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डिविडेंड ग्रोथ मॉडल द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में क्या होगा? जो डिविडेंड कमाया प्लस ग्रोथ, उसको हम ऐड कर देते हैं। अगला देखिए, ये है आपका लिक्विडेटर है, उसने लिक्विडेशन का प्रोसेस किया है किसी कंपनी में, तो किस ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट होगा पेमेंट वगैरह? तो सबसे पहले लीगल चार्जेस, फिर लिक्विडेटर, फिर सिक्योर्ड आपके क्रेडिटर होंगे, क्रेडिटर के बाद प्रेफरेंस शेयर्स होंगे और बाद में बचे हुए लोग। तो आपका हो गया ये करेक्ट आंसर। ये न्यूमेरिकल है, इसे मैं किसी रील्स में डाल के ऐड कर दूंगी वीडियो के साथ। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ आईपीओ। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पहली बार अपनी शेयर्स इशू करती है तो वो क्या करती है? सबसे पहले वो अंडर राइटर को अपॉइंट कर दिया। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? अंडर राइटर वो होते हैं गारंटर, तरीके से गारंटी लेते हैं कि अगर कंपनी के जो सेबी के द्वारा कि 90% एप्लीकेशन रिसीव होना ही चाहिए, अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो बाकी जो 90%, मानिए 70% हुआ है तो 20% बचा, 70% हुआ है पब्लिक में हो गया लेकिन 20% नहीं हो पाया, तो उसको अंडर राइटर्स खरीदेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे आईपीओ का, फिर सेबी उसे वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके उसकी प्राइसिंग करी जाएगी, अब जब सबसे लास्ट में अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होगा पब्लिक को। ठीक है, और
मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा लॉ वायलेट होता है, कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल वायलेट होता है? तो ये है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। क्योंकि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जब आप टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनको मिक्स करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जैसे कि आपका हो सकता है लाइन प्लस फंक्शनल, या फिर फंक्शनल प्लस डिविजनल, ये हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यूनिटी ऑफ कमांड आपका वॉयलेट होता है। डायरेक्शन क्या है, वन गोल, तो गोल तो वही रहने वाला है, कोई भी टाइप आप यूज़ करो, ठीक है। तो ये नहीं, सिर्फ यूनिटी ऑफ कमांड उसमें वॉयलेट होती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स को आपको डिजायर्ड मैनर में अचीवमेंट सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ लेके जाना है, तो आप उसे मोटिवेशन से ही कर सकते हैं और कोई वर्ड उसे रिलेट भी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए 135, ये टेक्निक्स हैं और उनका डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए गॉर्डन मॉडल क्या हो गया था, स्टीयरिंग अ डिस्कशन टू क्रिस्टलाइज सॉल्यूशन, ये इसका कीवर्ड है। मोरोफोरलिक एनालिसिस क्या है, अल्टरनेट सॉल्यूशंस देखता है, बिल्ट इन टेंशन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिजॉल्विंग मैटर्स, मेलोड्रामा, इंसाइट इनटू अ गिवन इंस्ट्रक्शन, इंसाइट मन, स्टार्टिंग में क्या है मन, इंसाइट अंदर से जो हमें दिख रहा है, सोच समझ में आ रहा है। अभी देखिए ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में आपको बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि सब लोग कौन सा पहले आया कौन सा बाद में। तो सबसे पहले आपका आया था गोल्ड स्पीसीज, फिर आया आपका बिलियन स्टैंडर्ड, एंड थर्ड पर आपका आया है गोल्ड, फिर उसके बाद आपका आया ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, एंड लास्ट में आया फ्लोटिंग। ब्रिटेन वुड के बाद आपका फ्लोटिंग हो गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following are included under EPRG framework? EPRG में आपको एथनो है, कल्चर, पॉली है, रीजनल है, जियो है, इको नहीं है। ये देखिए, ये नया क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे 360 लगा कर आए थे, इसका आंसर 720 था। तो क्या था ये, असेसमेंट अगर हो रहा है नॉट ओनली फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड से ही नहीं, ग्रुप आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, इनसाइड प्लस आउटसाइड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 72 डिग्री फीडबैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की करेक्टरिस्टिक एक तरीके से हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉम्प्राइज सेपरेट बिजनेस नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज़ के बीच में सोशल नेटवर्क हो रहा है, तो इनफॉर्मल चीज़ें हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या होगा, कॉम्प्राइज स्ट्रक्चर सेपरेट बिजनेस यूनिट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ होती हैं, ये फॉर्मल का पार्ट है। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करेंगे, फंक्शनल पे ग्रुप पिंग ऑफ एक्टिविटीज होगा, और डिवीजन में यही है सेपरेट बिजनेस यूनिट्स, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट हेल्ड मीटिंग, ये आपका डायरेक्टर्स मीटिंग जो एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। आगे आपका कॉम्प्रीहेंशन आ गया, इनको हम अगर आप चाहेंगे कमेंट्स में डालेंगे तो मैं एक अलग क्लास कॉम्प्रीहेंशन के लिए ले लूँगी, अदरवाइज इन्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग इन्हीं में से आंसर ढूंढ के निकाल ही लेते हैं, कर ही लेते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस क्लास। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर पेपर आप सॉल्व कराना चाहते हैं, तो आप मुझे भेज सकते हैं मेल पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी। आपको मेरा टेलीग्राम कॉमर्स स्ट्रीम एक्स जो मेरा चैनल का नाम है उसी के नाम से मिल जाएगा। थैंक यू।